नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। ये यूपी की नहीं है, ये दिल्ली की नहीं है, ये भारत के किसी छोटे बड़े शहर की भी नहीं है, ना ही ये यूपी या भारत के किसी ऐसे राज्य की है जहां भाजपा सरकार है, बल्कि ये तस्वीरें उगते सूरज की धरती कहे जाने वाले देश जापान की हैं, जहां उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट और अधिकारियों के साथ 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं। बीती 23 और 24 फरवरी को सीएम सिंगापुर में थे और अब वो 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर जापान में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये यात्रा यूपी को एक नई दिशा और नई दशा देने वाली यात्रा मानी जा रही है। यह यात्रा यूपी को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब जरा ठहर कर सोचिए, आखिर ऐसा क्या है इस दौरे में कि इसकी चर्चा लखनऊ से लेकर टोक्यो तक हो रही है। क्यों एक मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा इतनी सुर्खियों में है? क्या ये सिर्फ तस्वीरों या फोटो खिंचाने का मामला है या इसके पीछे कोई लंबी रणनीति काम कर रही है? आप देखिए, भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ जब जापान की राजधानी टोक्यो की धरती पर उतरते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है और तब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक पहचान की बात है या ये आत्मविश्वास की पहचान है? क्योंकि भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही चर्चा में थे और जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा नेता अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ा होता है तो वो एक संदेश देता है कि हम बदल रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़े बिना बदल रहे हैं, यानी कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को हम पीछे नहीं छोड़ रहे। और ये पहली बार है, आपको बता रहा हूं, बड़ी बात बता रहा हूं कि ये पहली बार है जब किसी संवैधानिक पद पर बैठा कोई मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा पर पहुंचा है। और योगी के तन पर जो भगवा सजता है वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और सोच का प्रतीक है। और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी सम्मान मिलता है। जापान में भी भगवा वस्त्र और भगवा पटका पहने योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पिछले 9 साल के उनके कार्यकाल में ये उनकी दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो म्यांमार गए थे और अब 2026 में सिंगापुर और जापान का उनका ये दौरा उनकी दूसरी सबसे बड़ी विदेश यात्रा है, जिसमें वो यूपी के लिए नए अवसर तलाशने निकले हैं। आपको बता दें, सिंगापुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। वहां यूपी में निवेश को लेकर उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी की, 25 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से भी बातचीत हुई और सीधी बात हुई यूपी में निवेश की। क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ भाषण से नहीं चलती, आज की राजनीति निवेश से चलती है, रोजगार से चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है और योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस इसी पर दिख रहा है। कभी वही यूपी जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, जहां निवेशक आने से हिचकते थे, जहां व्यापारी डरते थे, और आज वही यूपी निवेश का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। और ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे 9 साल की शक्ति है, कानून व्यवस्था पर पकड़ है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, बुलडोजर की राजनीति से लेकर सिस्टम की सफाई तक का सफर है। और जब कानून का राज मजबूत होता है तभी पूंजी का प्रभाव भी बढ़ता है। और यही कारण है कि पिछले दिनों हुए ग्लोबल निवेश समिट में 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते हुए और बाद में ये आंकड़े 40 लाख करोड़ तक पहुंचने की भी बात कही गई। और अगर ये निवेश जमीन पर उतरता है तो ये यूपी की 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर की दिशा में ले जाने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ समझौता काफी है या जमीन पर काम भी होना जरूरी है? और शायद इसी गति को तेज करने के लिए योगी जी यह विदेश दौरा कर रहे हैं। सिंगापुर में लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क, एग्री बिजनेस, क्लीन एनर्जी, फिनटेक और स्टार्टअप जैसे सेक्टरों पर चर्चा हुई है, क्योंकि आने वाला दौर इन्हीं सेक्टरों का है। और अगर यूपी को आगे बढ़ना है तो उसे सिर्फ परंपरागत उद्योगों से नहीं बल्कि हाईटेक सेक्टर से भी जुड़ना होगा। और अब अगर बात हम जापान की करें, जहां पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उगते सूरज की नमोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। ये एक वाक्य भर नहीं था,
ये सांस्कृतिक और आर्थिक कूटनीति का मेल था। भारत और जापान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। आपको बता दें कि ये रिश्ते संस्कृति, तकनीक और भरोसे के रिश्ते हैं और इसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। विदेश की धरती पर पहुंचते ही सीएम योगी ने ताबड़तोड़ बैठकें की। 4 दिन की विदेश यात्रा में सीएम योगी का एक ही मकसद है और वो है यूपी का विकास। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को यूपी की तरफ आकर्षित करेंगे और जापानी उद्योग जगत के साथ बैठकों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जापान की कई कंपनियां पहले से यूपी में निवेश कर चुकी हैं, लेकिन सीएम योगी का अब फोकस है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, रेलवे केमिकल्स और इनोवेशन पर। क्योंकि अगर यूपी को भविष्य की अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और इसी कड़ी में मैग्लेव ट्रेन की 100 किलोमीटर की टेस्ट राइड भी अहम है। मैग्लेव, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैग्लेव जापान की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरती है। ट्रेन पटरियों को छुए बिना, बहुत बड़ी खासियत है इस ट्रेन की, यह ट्रेन पटरियों को बिना छुए चुंबकीय तकनीक से हवा में तैरती है और इसे लंबी दूरी के लिए विमान का विकल्प भी माना जाता है। और सीएम योगी जापान में मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर की टेस्ट राइड लेंगे और ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है कि वो सिर्फ यात्रा करेंगे, ये उस सोच का हिस्सा है जिसमें तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को समझाना शामिल है ताकि भविष्य की परियोजनाओं में उसे लागू किया जा सके। इसके अलावा जापान के इवारकी में स्थित राम और हनुमान मंदिर का दौरा भी सीएम योगी की इस यात्रा का खास हिस्सा है, जो भारतीय संस्कृति और जापान की धरती के बीच एक पुल की तरह है। आपको बता दें, यह श्री राम का मंदिर टोक्यो से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर बांडू इवारकी में मौजूद है। 5 एकड़ में फैला ये मंदिर प्रवासी भारतीयों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहां भगवान राम और हनुमान की एक साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान राम और हनुमान की मूर्तियां जयपुर से लाई गई हैं, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव की मिसाल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी का फोकस ग्रेटर नोएडा में जापान और सिंगापुर सिटी बसाने के प्रस्ताव पर भी है। इस योजना को लेकर सीएम निवेशकों के सामने प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव में दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5 और सेक्टर 7 में जापान और सिंगापुर के औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित करना शामिल है, ताकि विदेशी कंपनियों को एक समर्पित क्लस्टर मिले और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश साथ साथ चलते हैं। अब जरा इसका राजनीतिक पहलू भी समझिए। 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है और यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया जा चुका है। 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार ने जो बीती 11 फरवरी को पेश किया है, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों की उम्मीद है और ये बजट पिछले साल से ज्यादा का बजट है। और योगी सरकार का दावा है कि 9 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुना हुई है और अगर ये आंकड़े जमीन पर दिखते हैं तो ये भी राजनीतिक रूप से बड़ी ताकत बन सकते हैं। और यही वजह है कि ये विदेश यात्रा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अब जरा इसको गहराई से आपको समझाता हूँ, इस पूरे दौरे का असली मतलब क्या है। क्योंकि जब कोई राज्य वैश्विक निवेश की बात करता है तो सिर्फ जमीन और बिजली की बात नहीं होती, वहां भरोसे की बात होती है, नीति की स्थिरता की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है। और यही तीनों बातें पिछले 9 साल में यूपी सरकार बार बार सामने रखती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन रहा है। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य की जीडीपी में लगातार वृद्धि हुई है, एक्सप्रेस वे का जाल बिछा है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट जुड़े हैं, रेलवे नेटवर्क मजबूत हुआ है, एयरपोर्ट भी तेजी से बने हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी हिस्सेदारी का दावा किया जाता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विकास गांव तक पहुंच रहा है, क्योंकि असली परीक्षा वहीं होती है। और शायद इसी वजह से योगी निवेश को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि एग्री बिजनेस और ग्रामीण उद्योग पर भी जोर दे रहे हैं। जापान के साथ साझेदारी का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, इसका मतलब है तकनीकी सहयोग, स्किल डेवलपमेंट और सप्लाई चेन का जुड़ाव। और अगर जापानी कंपनियां यूपी में आती हैं
तो उन्हें कुशल श्रमिक चाहिए होंगे और इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा, यानी शिक्षा से लेकर रोजगार तक एक नई श्रृंखला बनेगी। और यही कारण है कि इस दौरे को लंबी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। अब जरा इसको वैश्विक संदर्भ में भी देखिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। कंपनियां नए बाजार तलाश रही हैं और भारत एक बड़ा विकल्प बन रहा है। और भारत के भीतर यूपी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये रणनीति सफल होती है तो यूपी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उभरेगा। मुख्यमंत्री योगी निवेशकों को भरोसा दे रहे हैं कि सरकार की नीतियां स्थिर रहेंगी, प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा और कानून व्यवस्था भी मजबूत रहेगी, क्योंकि निवेशक सबसे पहले सुरक्षा देखता है। और यही वो बिंदु है जहां योगी अपनी सख्त छवि को विकास की छवि से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यूपी में हमारी सरकार ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस से निवेश का माहौल बनाया है और अगर यही रफ्तार बनी रहती है तो यूपी की तुलना किसी राज्य से नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र से की जा सकती है। अब फिर से जापान की मैग्लेव ट्रेन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भविष्य का संकेत है। तेज रफ्तार, कम समय, ज्यादा व्यापार और ज्यादा विकास, यही आधुनिक अर्थव्यवस्था की पहचान है। सीएम का राम हनुमान मंदिर का दौरा भी इसी संतुलन को दिखाता है, परंपरा और आधुनिकता का मेल। और यही भारत की ताकत है। और अंत में यही सवाल है कि क्या ये यात्रा यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगी? क्या निवेश रोजगार बनेगा? क्या सीएम योगी द्वारा विदेश की धरती पर किए गए समझौते जमीन पर उतरेंगे? क्या युवाओं को मौका मिलेगा? क्या किसान को बाजार मिलेगा? अगर इन सब का जवाब हाँ में आता है तो ये यात्रा इतिहास बन जाएगी, और अगर नहीं तो ये सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि उत्तर प्रदेश खुद को नए दौर के लिए तैयार कर रहा है और उसका नेतृत्व दुनिया के सामने अपनी बात मजबूती से रख रहा है। आने वाले साल बताएंगे कि ये सफर कहां तक पहुंचता है, लेकिन आज इतना तय है कि यूपी अब पीछे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश में है। और यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है।